हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले कई वीडियो में आप बहुत सारे चीज़ें सीखी हैं जिसका रिवीजन करना आवश्यक होता है। विज्ञान की कुछ वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियो एक ही जगह मिल जाएं। आज आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अर्थात केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे चालक के बारे में, जो ठोस पदार्थ में विद्युत का चालन करते हैं उनको सुचालक कहते हैं, अर्थात गुड कंडक्टर कहा जाता है। और वैसे ठोस पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते उनको कुचालक अर्थात बैड कंडक्टर कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और एक और चालक जिसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है के बारे में भी कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। मुख्य रूप से आज जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम लोग को पढ़ना है वो द्रवों से संबंधित है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। और पिछले कई भागों में आप सीखे थे कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए हम लोग टेस्टर का व्यवहार करते हैं, जिसको समपरिचित्र हिंदी में कहा जाता है। समपरिचित्र अर्थात टेस्टर। और सामान्य रूप से जब विद्युत का कार्य कोई मिस्त्री करता है तो वो अपने साथ टेस्टर रखता है, आप देखे होंगे और कभी कभी घर में आप भी इसका उपयोग किए होंगे। तो द्रव विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी जांच करने के लिए एक सरल विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना होता है, जो सिंपल एक बीकर में होता है। और इस तरह से देखिए, ये एक बीकर होता है और बीकर में लिक्विड भर दिया जाता है जिसकी जांच करनी होती है। और दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि मुख्य रूप से कार्बन की छड़ें होती हैं, जो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, उनको लगा दिया जाता है। और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं, सेल का उपयोग करते हैं। और जब दो सेल एक साथ संयोजित होता है तो उसको बैटरी कहा जाता है। और उसके स्विच लगाते हैं और साथ साथ एक बल्ब भी लगाते हैं जिसका संकेत इस तरह का होता है। तो इसके बारे में पहले पढ़े भी होंगे। ये इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। और एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। इसको धनोद और इसको ऋणोद कहा जाता है। और ये विद्युत के तार के द्वारा, जो मुख्य रूप से कॉपर होते हैं, तांबा होते हैं, को बैटरी के साथ जोड़ करके, और ये एक सिंपल सा साधारण सा विद्युत परिपथ जिसे कहते हैं, लिख लीजिए इसको, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी अर्थात यहाँ जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, और ऑन का संकेत देख लीजिए, ये बीच में डॉट नहीं है, इसका मतलब ऑफ है। और यहाँ जब बीच में बिंदु रखेंगे इसका मतलब हो गया ऑन हो गया। तो यदि इस बल्ब में प्रकाश आने लगता है, यानी बल्ब जल जाता है, तो हम समझते हैं कि ये जो द्रव है ये विद्युत का चालन करता है।
तो इस प्रकार से हम जांच लेते हैं कि ये जो द्रव है विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है। तो सरल सा है, इसको बहुत सारी जानकारी इसमें भी नहीं लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत लिख लीजिए कि जब किसी द्रव में विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत प्रवाहित कराया जाता है और बल्ब जल उठता है, तो हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि द्रव विद्युत का चालन करते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये द्रव को बदल बदल करके और हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जानने लायक और कुछ बातें हैं वो जान लीजिए कि चालक पदार्थ के तीनों जो प्रकार होते हैं, कुचालक, सुचालक और एक हीन चालक यहाँ कहा जाता है, इसकी जांच करने के लिए द्रव को बदल बदल करके और विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। जिस द्रव के साथ अत्यधिक तेज प्रकाश देता है बल्ब, तो कहा जाता है कि वो सुचालक है, और जिस द्रव के साथ धीमा प्रकाश देता है वो हीन चालक कहलाता है, और जिस द्रव के साथ बिल्कुल ही प्रकाश नहीं देता वो कुछ चालक कहलाता है। तो इस प्रकार से चालकता के 3 प्रकार हो गए, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ चालकता के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हीन चालक, जिसको कहिए, और इसमें लिख लीजिए कि वैसे पदार्थ जिनसे चालन धीमा अर्थात दुर्बल होता है, अर्थात प्रकाश कम देता है, वह हीन चालक कहलाता है। हीन चालक कहलाता है। और उदाहरण के लिए इसको लिख लीजिए। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नींबू का रस, या इसमें टमाटर का रस का भी देख सकते हैं, टमाटर का रस। और ये जो है नींबू का रस और टमाटर का रस, ये हीन चालक है। और दूसरे जो द्रव हैं जिनको कहेंगे सुचालक। और ये सुचालक क्या है? वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्रता से होता है, वह वे क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। और ये इनके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे ये जो अम्ल होते हैं, जिसके बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं, H2SO4 मुख्य रूप से है, या HCl है, या HNO3 है, या ये अम्लीय जल भी इसको कह सकते हैं, अम्लीय जल। ये जो पदार्थ हैं ये सुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के साथ जो बल्ब होता है वो तीव्रता से जलता है, इसलिए सुचालक कहलाते हैं। और तीसरा जो चालकता के प्रकार में है वो है कुचालक।
और इसके बारे में लिख लीजिए कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा या विद्युत धारा का चालन कहिए नहीं होता है, अर्थात इससे प्रकाश नहीं जलता है, अर्थात बल्ब नहीं जलता है, कुचालक कहलाता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे, और इसमें मुख्य रूप से जो आसुत जल है जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, आसुत जल, इसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये कुचालक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतुओं में, अर्थात ये जो टंगस्टन का जो बना होता है उसका तंतु, वो गर्म होकर के और दीप्त हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। जब तीव्र दीप्त होता है इसका अर्थ क्या हुआ कि उच्च धारा बहती है, और जब बल्ब में दुर्बल धारा बहती है तो बल्ब धीमा जलता है, और जब बिल्कुल ही नहीं जलती है तो उसे कुचालक कहा जाता है। अर्थात ये जो लिक्विड हमने लिया है बीकर में वो कुचालक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्रव भी जो है सो विद्युत का चालन करते हैं, जो नहीं चालन करते हैं उनको कुचालक कहते हैं। अब आप आइए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अर्थात जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जानने के लिए भी एक विद्युत परिपथ तैयार किया जाता है उसी प्रकार से। और जब विद्युत परिपथ का स्विच ऑन करते हैं तो 4-5 मिनट के बाद कार्बन की जो छड़ हैं उनके पास बुलबुले नजर आते हैं, जिसका अर्थ होता है कि विलयन में रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। क्या लिखना है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एक सर्किट बना लीजिए इस तरह से, पिछले बार जैसे मैंने सर्किट बनाया था इस तरह से बीकर ले लीजिए, और इसमें खास करके जो जल लिया जाता है जो सुचालक होते हैं इसको अम्ल जल कहा जाता है या अम्लीय जल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अम्लीय जल तीव्र गति से यानी तीव्रता से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो कार्बन की छड़ें होती हैं उनको उसी तरह से जैसे पिछले भाग में देखा आपने सर्किट। और यहाँ देखिए एक दूसरा स्विच, ऐसे भी स्विच को ऐसे करने का भी तरीका है, और इसमें बल्ब लगा देते हैं इस तरह से, और ये सर्किट तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो सर्किट तैयार हो जाता है, और जैसे ही इसको स्विच को ऑन करेंगे अर्थात इसको यहाँ ले जाएंगे तो कार्बन की छड़ों के पास बुलबुले आने लगेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि विद्युत धारा बहने लगी, और ये जो कार्बन की छड़ें हैं जो जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, यहाँ पर बुलबुले नजर आने लगते हैं, बुलबुले नजर आने लगते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ लिख लीजिए कि जब किसी
अम्लीय विलयन में, जो कि अम्लीय जल हो सकता है, अम्लीय अम्ल मिला है इसलिए अम्लीय विलयन कहेंगे। जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो अम्लीय विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है, कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि बुलबुलों के रूप में नजर आता है, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अर्थात जब भी विद्युत प्रवाहित कराएंगे कहा जाता है। बहुत सरल है, बिल्कुल साधारण सी बात है, इसको याद रखने की। जब भी अम्लीय विलयन हो गया या अम्लीय जल हो गया, इसके साथ कार्बन की छड़ों को इलेक्ट्रोड को प्रयोग करते हुए जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस विलयन में रासायनिक परिवर्तन होगा, और कुछ परिवर्तन बुलबुले के रूप में नजर आते हैं, कुछ जिसको आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कि कुछ पदार्थ यहाँ निक्षेपित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन दिखलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और ये जो रासायनिक प्रभाव है, ये विलयन के प्रकृति पर निर्भर करता है या इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिख लीजिए इसको, ये रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन विलयन, जो कि अम्लीय जल है, तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये प्रकृति क्या होगा? प्रकृति ये है कि ये जो विलयन है, अम्लीय विलयन, वो कितनी स्ट्रांग है, कितना मजबूत कहिए इसको, या कितना कमजोर है, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड्स में कौन कौन पदार्थ हैं, ये कितने चालक हैं, इस तरह से चालकता इत्यादि पर भी निर्भर करता है। तो समझ गए होंगे, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो अम्लीय विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, जो कि उनके प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरह का विलयन लिया गया है। ठीक है, अब कुछ और जान लीजिए, विद्युत अपघटन किसको कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्युत अपघटन, और ये आप आगे की कक्षा में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, अंग्रेजी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन बिल्कुल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर ही निर्भर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, विद्युत प्रवाहित
कराने पर भी लिख सकते हैं या कराई जाती है। तो विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। रासायनिक निक्षेप, जिसको जमा होना भी कहते हैं, जिसको निक्षेप का मतलब हो गया जमा होना, होता है। तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन कहा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे इसको। और ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी एक बीकर होगा और ये लिक्विड होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और दोनों को सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा। ये स्विच होगा, यहाँ बल्ब ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दिखाने के लिए ले लीजिए। इस तरह से जो सर्किट बनेगा, ये धन, ये ऋण, यानी ये दो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, एक धनोद और एक ऋणोद कहलाता है, और एक लिक्विड। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो ऋणोद जो है, यानी जिस पर ऋण आवेश होता है, इसके पार्टिकल्स यहाँ जमा होने लगते हैं और कुछ देर के बाद ये इस पर भी जमा हो जाता है। तो ये जो निक्षेप होता है, इसी को कहा जाता है विद्युत अपघटन। अर्थात ये जो ऋणोद है, निगेटिव जो इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, टूटने लगता है और इसके पार्टिकल्स, कण, ये जमा होने लगते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन। बिल्कुल सिंपल है, याद रखेंगे इसको। इसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है और इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। और इसमें प्रयुक्त जो विलयन है, इसमें प्रयुक्त विलयन, जो भी विलयन या द्रव प्रयोग किया गया है, वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, याद रखेंगे इसको। यानी विद्युत अपघटन जिस लिक्विड में, जिस विलयन में होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है। तो अब विद्युत थोड़ा और जान लीजिए, विद्युत अपघटन के उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। विद्युत अपघटन के उपयोग, और जो पहला उपयोग है वो है धातुओं के उसके अयस्कों से निष्कर्षण। धातुओं के उसके निष्कर्षण में, यानी धातु जो कि अयस्क के रूप में रहते हैं, उसको निकालने में और उसके शुद्धिकरण में भी कहिए, विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा है, वही लिख सकते हैं कि धातुओं के शुद्धिकरण में, धातुओं के शुद्धिकरण में जब धातु अयस्क से निकाल लिए जाते हैं, तो 100% शुद्ध नहीं होते हैं, और जब विद्युत अपघटन के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, तो 100%, 100% शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो धातुओं के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तीसरा जो इसका उपयोग है, वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा उसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि धातु पर
दूसरे धातु का परत चढ़ाना भी कहा जाता है। धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाना जिसको कहते हैं। अब ये विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। जैसे आजकल सुने होंगे आप कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, सोने का परत चढ़ा हुआ रहता है, देखने में बिल्कुल सोने की तरह लगेगा, लेकिन वो चांदी होता है या अन्य धातु होता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा वो इस तरह से किया जाता है, अर्थात धातु, महंगी धातु को सस्ती धातु पर चढ़ा करके उसी के अनुरूप दिखाया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाना कहते हैं, में विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। और एक और ही बहुत सारा प्रयोग होता है जब लेबोरेटरी में विद्युत अपघटन का उपयोग यहाँ भी होता है। जान लीजिए इसको कि विद्युत अपघटन का उपयोग जल से H2 तथा O2, यानी आप जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कहिए H और H2 और O2 का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। और इसको पता लगाने में भी विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, अर्थात विद्युत अपघटन का उपयोग जल से H2 तथा O2 का अनुपात पता लगाने में किया जाता है। अनुपात पता लगाने में किया जाता है। बिल्कुल सरल है। तो इसको याद रखेंगे। विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन के उपयोग क्या क्या है, और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, और विलयन में किस प्रकार विद्युत परिपथ तैयार करके और उसे पता लगाया जा सकता है कि वो जो विलयन है वो विद्युत सुचालक है, कुचालक है या इंचालक। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए भाग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।